गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस द जोश। चलो ऑडियो का वीडियो का ऑडियो सब बराबर क्या दोस्त। हमने पिछली क्लास में जीएसटीआर 3B के बारे में देखा था और हमने एक वीडियो भी देखी थी सर जीएसटीआर 3B की। सर जीएसटीआर 3B में कौन सा रिटर्न जाता है? वो रिटर्न जिसमें हमें टैक्स का पेमेंट करना रहता है, उसी रिटर्न को बोलते हैं हम क्या? जीएसटीआर 3B। अच्छा, जीएसटीआर 3B में पूरी डिटेल जाएगी कि सर समराइज डिटेल जाएगी? तो सर जीएसटीआर 3B में हमारा समराइज डिटेल जाती है। जीएसटीआर 1 में आपको पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी, B2B अलग, B2C अलग, और वो 2.5 लाख वाली बातें भी हमने पढ़ी थी। आज एक बड़ा ही टाइम पास टॉपिक, QRMP। बेटा, सरकार वोट पाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। इलेक्शन के टाइम पे सरकार जीएसटी में कुछ भी नहीं कर रही थी। एसएससी बहुत परेशान था, इन्होंने एक बड़ी टाइम पास सी स्कीम निकाली। ये भी बताऊंगा ये स्कीम टाइम पास क्यों है, और प्रैक्टिकल लाइफ में स्कीम को ज्यादा लोग यूज नहीं करते। स्कीम का नाम है QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। इसका मतलब है सर, ये जो स्कीम है ना, ये क्या बोलती है? ये स्कीम बोलती है, सपोज करो यहां पे एक एसएससी है साहिल सर। अब ये साहिल सर गुड सेल कर रहे हैं, सपोज करो अभिषेक को। नॉर्मल केस में क्या होगा अगर हम QRMP की बात ना करें? सर देखो, नॉर्मल केस में पता है क्या होगा? आपने 1 लाख का गुड्स अभिषेक को सेल करा, 18% का जीएसटी, 18,000 टोटल हो गया कितना? इसमें जैसे ही साहिल सर GSTR 1 भरेंगे और अभिषेक को कहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा? 2B। और जैसे ही 2B में रिफ्लेक्ट होगा, अभिषेक क्या ले लेगा? ये कौन सी जिंदगी हुई? आम जिंदगी। अब आ जाओ आप किस पे बेटा? मेंटोस। मेंटोस जिंदगी इज व्हाट? अब देखो सर, यहां पे वापस से सेम केस करते हैं और यहां पे रखते कौन, और इधर कौन राजा? ठीक है, गुड सेल। वापस से प्राइस कितना? ठीक है। अब जीएसटी कितना? टोटल कितना हुआ? अब सर स्कीम का नाम क्या है? QRMP। रिटर्न तो कब जाएगा? क्वार्टरली। इसका मतलब है राजा, क्या अभिषेक तुम्हें 2B में कुछ दिखेगा? कब दिखेगा सर? फॉर सपोज कर हम अप्रैल मई जून की बात कर लेते हैं। अप्रैल मई जून का रिटर्न जाएगा जुलाई में कोई सी भी तारीख को, अज्यूमिंग 22 जुलाई को। कब जा रहा है? 22 जुलाई। तुम्हें तो GSTR 2B में तभी दिखेगा ना जब मैं GSTR 1 में फाइल करूंगा। अब अभिषेक बोल रहा है सर, मेरे को आपसे माल खरीदना ही नहीं, मेरे को गेम ही नहीं खेलना, मैं आउट हूं। अभिषेक क्यों नहीं खेलना तुमको ये गेम? बोला सर पागल समझा, माल आज खरीद रहा हूं, ITC कितने महीने बाद। बोला अभिषेक नाराज मत हो, सरकार एक स्कीम लेके आएगी QRMP में जिसका नाम है IFF। IFF इज व्हाट? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। साहिल सर आप एक काम करो, हर महीने IFF में क्या करो? इनवॉइस अपलोड करो। अप्रैल का इनवॉइस, सारे इनवॉइस कहां अपलोड करो? IFF। मई के भी कहां अपलोड करो? अच्छा जून के मत ही करो, क्योंकि जून का तो सर अप्रैल में जून का रिटर्न जाएगा ही ना, तो ये तो जून का कहां फर्निश कर दो?
सर एक बात बताओ, क्यूआरएमपी का मतलब ही क्या हुआ? अल्टीमेटली मुझे अप्रैल में B2B इनवॉइस तो आईएफएफ में दिखाने ही पड़ेंगे ना, तभी जाके तो अभिषेक क्या ले पाएगा। इसका मतलब पता है क्या करा है? ये पता है क्या हरकतें हुई? ये ICAI-1 ने हरकत करी थी वैसी कि ठीक है बेटा, फाइनल के बच्चों 8 में से 6 सब्जेक्ट ही हैं, तो हम डाल देते हैं स्पॉम सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। अरे अल्टीमेटली बच्चे को 2 तो पढ़ने ही है, बट वो 2 आपने कहां डाल दिए? पेपर भी होगा उसका, बस सब्जेक्टिव की जगह कौन सा? तो भाई सब इंस्टीट्यूट जैसे हरकतें किसने करी है? सरकार ने। सरकार ने बोला ठीक है आपका रिटर्न कैसा जाएगा? क्वार्टरली। क्वार्टरली रिटर्न तो जाएगा, बट पेमेंट कैसा करना है आपको? मंथली। और अगर सामने वाले को आपको आईटीसी पास ऑन करनी है तो हम एक फैसिलिटी लेके आते हैं, कौन सी? आईएफ। सर इस आईएफएफ में कितने इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं राजा? अप टू 50 लाख। तो 50 लाख पर महीने तक के इनवॉइस आप अपलोड कर सकते हो कहां पे? आईएफएफ। बोलो भाई समझ में आया क्या आपको? मैं एक बार वापस से, नए बच्चे पुराने बच्चे सब इधर ध्यान दो 2 मिनट के लिए। हम एक स्कीम पढ़ रहे हैं राजा, क्यूआरएमपी। इसका पुराने टॉपिक से कोई इंटरलिंक नहीं है। क्यूआरएमपी इज क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। रिटर्न हमारा कौन से फॉर्म में जाता है? GSTR-1 में, और पेमेंट होती है हमारी GSTR-3B में। सरकार ने बोला एक काम करना, जो रिटर्न है ना आप कैसा भरना? क्वार्टरली, 3 महीने के बाद, पर पेमेंट हमको कैसा कर देना? मंथली। गजब। अगर मैं होता ना बेटा फाइनेंस मिनिस्टर या चेयरपर्सन, तो मैं इस स्कीम का नाम अलग करता। पेमेंट मंथली, क्वार्टरली रिटर्न नहीं। हमें क्या करना है? पेमेंट क्वार्टरली और रिटर्न क्या? पर सरकार से पैसे तो छूटते ही नहीं। सरकार क्या बोल रही है? अरे हम इतना बढ़िया ऑफर लाए आपके लिए, रिटर्न कैसा बोलो? क्वार्टरली, पर पेमेंट कैसा करना? मंथली। बट सर इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई कि सामने वाला आईटीसी कैसे लेगा? सरकार को खुद को नहीं मालूम था ये प्रॉब्लम आएगी। अब सामने वाला आईटीसी कैसे लेगा? उसके लिए हम क्या ले आते हैं? आईएफएफ इज व्हाट? क्या इस स्कीम का प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा भी रिलेवेंस है? बिल्कुल भी नहीं है। बस थ्योरेटिकल लाइफ में ये वाली स्कीम आज भी जिंदा है, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई कोई इंसान क्यूआरएमपी स्कीम ले लेता है जस्ट बिकॉज कि चलो कम से कम उसका रिटर्न का लोड तो कम होगा, जो B2C वाले ट्रांजैक्शन है उसका लोड तो कम से कम क्या हो जाएगा? कम हो जाए। ठीक है, दिस इज व्हाट रिटर्न क्वार्टरली, पेमेंट क्या? मंथली। सर ये स्कीम क्या सब ले सकते हैं? क्या पेस भी ले सकता है? सॉरी, अगर आपका टर्नओवर अप टू कितना है? 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021, क्योंकि स्कीम ही कब आई थी, उससे पहले ऐसी कोई स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हो, क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट। और जब ये स्कीम आई थी इसलिए मैंने तारीख भी वही रखी है 2021 में, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। सर एक बात बताओ, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो गया तो? बेटा ये वैसे ही है कंपोजिशन वाला, कि अगर पिछले साल टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो इस बार क्यूआरएमपी में एलिजिबल अप टू कितना? 5 करोड़। कंपोजिशन कैसा था? पिछले साल अगर टर्नओवर 150 लाख तक है तो इस बार 150 लाख तक कंपोजिशन चलेगी। 150 लाख के बाद आप कंपोजिशन से आउट हो जाओगे। क्यूआरएमपी भी वैसे ही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आप क्यूआरएमपी ले सकते हो कितने तक?
5 करोड़। जैसे ही आपका 5 करोड़ का लिमिट क्रॉस हो गया, आप चले जाना कौन से बेसिस पे? मंथली बेसिस। एक और शानदार बात बताऊं, पहली स्कीम ऐसी है जो आपकी जीएसटीएन वाइज है, पैन वाइज नहीं है। इसका मतलब समझते हो कि अगर हमारे 4 आउटलेट है, एक एमपी में है, एक महाराष्ट्र में है, एक उदयपुर में है, राजस्थान ना, और हाँ कुछ दिन तो गुजारो हमारे गुजरात में, और एक क्या है हमारा गुजरात। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि एमपी में क्यूआरएमपी, महाराष्ट्र में नॉर्मल, उदयपुर में क्यूआरएमपी और गुजरात में नॉर्मल? हाँ जी हाँ, दिस इज अलाउड। कंपोजिशन में ऐसा नहीं होता। कंपोजिशन कैसा? चल रहे हो तो पूरी क्लास उदयपुर चलो वरना मत चलो। दिस इज व्हाट? कंपोजिशन। क्यूआरएमपी नहीं, तुमको चलना है बेटा हाँ चलो, तुमको चलना है बेटा नहीं चलना मत चलो। दिस इज व्हाट? क्यूआरएमपी। क्यूआरएमपी इज व्हाट? जीएसटीएन वाइज। मतलब आप चाहो तो एक नंबर पे क्यूआरएमपी ले सकते हो और दूसरे नंबर पे क्या ले सकते हो? नॉर्मल ले सकते हो। ठीक है सर, व्हाट अबाउट टर्नओवर? तो टर्नओवर की बात हमने देख ली। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आप क्यूआरएमपी ले सकते हो। कब तक? अप टू 5 ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन कैसा है राजा? जीएसटीएन वाइज। पर सर टर्नओवर तो सबका ही गिना जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर, अच्छा एग्रीगेट टर्नओवर आएगा कैसे? राजा पिछले साल जो मैंने जीएसटी के रिटर्न भरे होंगे ना, वो सारे रिटर्न को कैलकुलेट करके हमारा टर्नओवर आ जाएगा। तो हमको टर्नओवर नहीं निकालना रहता। कौन टर्नओवर निकालता है? ऑटोमेटिकली पोर्टल ही टर्नओवर कैलकुलेट करके बता देता है कि आप क्यूआरएमपी के लिए ले सकते हो या नहीं। अब सुनना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से बनता ही है। ऑप्ट इन ऑप्ट आउट ऑफ क्यूआरएमपी। कब हम क्यूआरएमपी में ऑप्ट इन कर सकते हैं या कब हम क्यूआरएमपी से ऑप्ट आउट कर सकते हैं? आप इसको ध्यान रखोगे, 2+1 का रूल। क्या ध्यान रखोगे आप? 2+1 का रूल। क्या है सर ये 2+1 का रूल? अप्रैल से लेकर जून तक अगर मुझे क्यूआरएमपी लेनी है, सपोज करो मेरा ऐसा मन है कि अप्रैल से जून में मेरे को क्या लेनी है? क्यूआरएम। कब तक आप अपडेट कर सकते हो? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले मतलब मार्च और फरवरी, दैट इज फर्स्ट वन। और 1 महीने बाद वापस अप्रैल जून। अप्रैल के 2 महीने पहले मतलब फरवरी। और ठीक अप्रैल एंड कब होगा? यहां तक आप क्यूआरएमपी ले सकते हो फ्रॉम अप्रैल टू जून। हाँ 3 महीने, क्वार्टरली चल रहा है तो पूरा पीरियड कितने टाइम का दिया जाएगा? 3 महीने। अब जैसे जुलाई टू सितंबर, अब मुझे एक बात बताओ, जुलाई आ जाओ पीछे, सर जून में भी पीछे आ जाओ और मई में भी, तो 1 मई। अब कितने महीने गिन लो भाई? 3 महीने गिन लो, मई, जून और जुलाई। तो 1 मई से लेकर क्या, फिर सर अक्टूबर से दिसंबर, 2 महीने पहले और 1 महीने बाद। तो 2 महीने पहले आ जाएगा मेरा सितंबर और अगस्त, दैट इज व्हाट। फिर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि टोटल हमको 3 महीने देने। फिर जनवरी टू मार्च, दिसंबर गया, तो 1 नवंबर से लेकर इस विंडो को बोलते हैं हम क्या विंडो? अपडेट विंडो। तो जब भी आपको क्यूआरएमपी में आना हो या क्यूआरएमपी से जाना हो,
इस पीरियड में बता देना। 1 फरवरी को बता दो, बहुत ही बढ़िया। उसके सर 1 मार्च को बता दो तो भी बहुत ही बढ़िया। इस पीरियड तक मैं क्या कर सकता हूं, अपडेट कर सकता हूं, और अपडेट विंडो में लिख सकता हूं कि भाई अगले क्वार्टर से मैं क्या ले लूंगा, QRMP ले लूं। बोलो यहां तक की बात क्लियर है? एक और चीज सुनना, ध्यान से सुनना। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और जनवरी फरवरी मार्च। मेरा टर्नओवर यहां पे 2 करोड़, 1 करोड़, 2.5 करोड़, और फिर हो गया मेरा इधर किधर 1 करोड़। लॉ मेकर बोलता है कि यहां पे तो आप QRMP में बने रहोगे, यहां पे भी QRMP में बने रहोगे। अब इतना थोड़ी हम करेंगे कि यार इसमें 5 हुआ, इसमें ज्यादा हुआ, तो लॉ मेकर ने बोला एक काम करो, इसमें भी किस में बने रहो, क्योंकि राजा क्वार्टरली स्कीम है। हम ऐसे नहीं हटा सकते कि भाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एक काम करो, अक्टूबर का रिटर्न चला गया है QRMP, आप ये सोच के बैठे हो कि अक्टूबर का रिटर्न जाएगा किसमें, QRMP, नवंबर में भी किस में जाएगा, QRMP। अब टर्नओवर दिसंबर में क्रॉस हुआ तो कोई ऑप्शन बचा है मेरे पास? नहीं सर। अभी टर्नओवर ही अक्टूबर में क्रॉस हो गया, भाई 1 महीना तो हो ही चुका है। तो लॉ मेकर बोल रहे हैं एक काम करो, इस क्वार्टर में भी क्या ले लो, QRM। मतलब QRMP में उस क्वार्टर तक ले सकता हूं जब तक मेरा टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा, पर अब क्रॉस हो गया ना, तो अब इस नेक्स्ट क्वार्टर से QRMP, और अब नेक्स्ट क्वार्टर से कौन सी स्कीम हो जाएगी, मतलब जनवरी फरवरी मार्च आपको रिटर्न भी कैसा बनना पड़ेगा, मंथली। और पेमेंट तो पहले भी मंथली हो रहा था, अभी भी क्या होगा, ठीक है। तो यार आप इसको कहीं पे लिख लो कि QRMP वैलिड टिल, अच्छा आपके अगर GST में 40+ नंबर आएंगे ना 50 में से, तो आपको एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा मेरी तौर से, स्पेसिफिकली 40+। वो नहीं बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज है, काफी अच्छी चीज है। क्या? आते आते, आराम से आते, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तुमको 48 49 लाने को नहीं बोल रहा हूँ, 40+ आ सकते, कोई बड़ी बात नहीं। यार DT है तो इजी यार, तुमको पता नहीं कहाँ DT। हाँ ये बात तो सही। क्यों नहीं लग रही क्लास? हटाऊं हटाऊं? अच्छा हमेशा एक चीज याद रखो, अगर राजा मैं QRMP ले रहा हूं, एक बात बताना, मुझे अप्रैल मई जून में QRMP लेनी है, तो मैं कब तक बताऊं सरकार को? तो अप्रैल के 2 महीने पहले, 1 फरवरी से लेकर, अच्छा किसी के मन में ये डाउट तो नहीं है सर अप्रैल में तो QRMP लेनी है? अरे राजा अप्रैल का रिटर्न तो मई में जाएगा ना, किसी को ये डाउट नहीं आया ना? आ सकता है ये डाउट कि सर एक बात बताओ,
अप्रैल में क्यूआरएमपी लेने तो 30 अप्रैल का समय क्यों? अरे रिटर्न अप्रैल का तो मई में जाता है ना, जीएसटीआर 1 11 तारीख को जाता है। किसी को तो आया होगा, शायद पूछा नहीं होगा। अब एक सुनो ध्यान से एक बात, मेरा फरवरी का रिटर्न कौन सी तारीख तक जाएगा? 20 मार्च को 3B और 11 मार्च को क्या? मेरा मार्च का रिटर्न कब जाएगा सर? 20 अप्रैल को 3B और 11 अप्रैल को क्या? अब लॉजिकली एक बात बताओ, सब इधर ध्यान देना। अप्रैल मई जून में मेरे को क्यूआरएमपी लेनी है। 1 अप्रैल से मैं क्या लेना चाहता हूं? क्यूआरएमपी। भाई पुराने रिटर्न जो ड्यू हो चुके इस तारीख तक, 1 अप्रैल से लेकर पुराने जो रिटर्न जो ड्यू हो चुके वो तो फाइल करो। इसका मतलब है अगर मेरा फरवरी का रिटर्न ही फाइल नहीं है तो क्या क्यूआरएमपी मिलेगा? अरे भूल जाओ, काय का क्यूआरएमपी। अरे ये वैसा ही है, सपोज करो माधव और तुम्हारा नाम क्या है? ओम। ये पहले ट्रिप में गए थे। अब ये पहले ट्रिप में गए थे तो 500 रुपए लेना थे। अब इसने वापस से बोला माधव एक काम कर, उदयपुर के भी 4000 दे दे। माधव बोल रहे भाई पुराना तो क्लियर कर, पुराने पैसे ही बाकी हैं। तो लॉ मेकर ने बोला कि हम आपको दे रहे हैं क्यूआरएमपी, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले पुराने रिटर्न जो ड्यू हो चुके हैं। क्या मार्च वाला रिटर्न ड्यू हुआ है? सर नहीं, मार्च वाला रिटर्न ही कब ड्यू होगा? अप्रैल। मार्च वाले रिटर्न की बात नहीं करिए, ड्यू डेट इज आफ्टर। तो कौन से रिटर्न की बात करिए? फरवरी के रिटर्न की बात करिए। अगर फरवरी का रिटर्न नॉट फाइल्ड है तो सो सॉरी, नो क्यूआरएमपी। मतलब पहले हम क्लाइंट को क्या एडवाइस देंगे? पहले हम बोलेंगे बेटा क्लाइंट पहले कौन सा रिटर्न फाइल करो? फरवरी। उसके बाद अप्लाई करना आप क्या? क्यूआरएमपी। ठीक है, तभी तो ये तारीख आई, तभी तो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट की तारीख क्या आई? 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल। ये तारीख का लॉजिक क्या है सर? इस तारीख का यही लॉजिक है भाई, पहले पुराने रिटर्न तो फाइल करो। जब तक पुराने रिटर्न ही फाइल नहीं होंगे तब तक आप ये वाली नई स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। क्लियर? सेम सेम, ये अपडेट विंडो है। अपडेट विंडो में आप बाहर भी निकल सकते हो और वापस से क्यूआरएमपी भी ले सकते हो। ठीक है, क्या क्या बातें देख ली। देखो क्यूआरएमपी है तो बड़ी टाइम पास की, पर इसके एमसीक्यू क्वेश्चन और वो बहुत बनते हैं। ठीक है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि क्यूआरएमपी कैसी है। मतलब एसएससी चाहे तो एमपी पे क्यूआरएमपी ले ले, महाराष्ट्र पे क्या ले ले? नॉर्मल। पर टर्नओवर गिनते टाइम तो सर सबका टर्नओवर हमारा गिना जाएगा। टर्नओवर कितना है सर? 5 करोड़। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक है तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में क्यूआरएमपी ले सकते हो। उस तारीख तक ले सकते हो जब तक आपका, उस तारीख नहीं, उस क्वार्टर तक ले सकते हो जब तक आपका टर्नओवर कहां तक पहुंच जाता है? 5 करोड़। अगले क्वार्टर से आप आउट हो जाओगे, किससे सर? क्यूआरएमपी से आउट हो जाओगे। इस क्यूआरएमपी में जो सबसे बड़ी दिक्कत आई वो आई अभिषेक को। ये अभिषेक क्या नहीं ले पा रहा है? आईटीसी। तो हमने एक नया स्कीम निकाला। नया स्कीम में हमने बोला बेटा रिटर्न दो क्वार्टरली, पर डिटेल कहां फर्निश कर देना? आईएफएफ। आईएफएफ एक फैसिलिटी है जहां पे आप अपनी सारी डिटेल फर्निश कर सकते हो। इसका नाम क्या है? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। हाँ, इसमें बस हम डिटेल फर्निश करेंगे और अभिषेक तुमको क्या मिल जाएगा? आईटीसी। इसमें B2C जाएगा या B2B? बेटा आईटीसी B2C में कब से मिलने लग गई? B2B। कितनी लिमिट है यहाँ पे? 50 लाख पर मंथ। ठीक है, और सर ऑप्ट इन ऑप्ट आउट क्या है? 2 महीने पहले 1 महीने बाद। या तो आपको ऐसे गिनने में दिक्कत आ रही है तो 2 महीने पहले और फिर प्लस कर देना कितने? 3 महीने। क्या पुराना रिटर्न फाइल नहीं करा तो क्यूआरएमपी मिलेगी? भूल जाओ सर, पहले पुराना रिटर्न फाइल करो, उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा? क्यूआरएमपी का स्कीम मिलेगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से।
सर scheme will be valid for all the future periods unless the taxpayer become ineligible or voluntarily opt out of the scheme. एक बार आपने QRMP ले ली तो अगले साल के लिए भी ऑटोमेटिकली क्या चालू हो जाएगा? QRM। आपको सरकार को अपडेट विंडो में बताना पड़ेगा कि हमको अब QRMP नहीं लेनी है, वरना क्या QRMP फ्यूचर पीरियड्स के लिए भी चलेगी? हाँ सर, QRMP फ्यूचर पीरियड्स के लिए भी चलेगी। ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई, सर कौन सा फॉर्म है हमारा? फॉर्म नहीं, कौन सी फैसिलिटी है? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। राजा एक बात बताओ, क्या जुलाई अगस्त सितंबर में तीनों महीने का IFF में डालना है क्या? क्यों? सिर्फ जुलाई का डालो ना, और अगस्त का। अल्टीमेटली जुलाई अगस्त सितंबर का जो रिटर्न जाएगा उसमें सितंबर का तो चला ही जाएगा। तो हमेशा याद रखना QRMP में कौन से महीना? फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। ठीक है सर, कितना लिमिट है? 50 लाख। सर कौन सी तारीख है? तो तारीख है हमारा 1 से लेकर 13 तारीख तक कभी भी। नॉर्मल GSTR 1 की तारीख क्या रहती है? अगले महीने की 11 तारीख तक। इसका कतई भी मतलब ये नहीं होता है कि हम 11 तारीख को ही कर रहे हैं। क्या मैं 1 तारीख को भी GSTR 1 भर सकता हूं? सर 1 को भरो, 2 को भरो, लास्ट डेट क्या है? 11। बट QRMP में लास्ट डेट को थोड़ा सा बढ़ाया गया, यहाँ पे 1 से लेकर कब तक? 13। कौन सा सर, कौन सी फैसिलिटी हमारी? IFF। कितनी लिमिट? 50 लाख पर मंथ। ठीक है सर, एक बात बताना लॉजिकली, क्या जब मैं तीसरे महीने में रिटर्न फाइल करूंगा, अप्रैल मई जून रिटर्न फाइल करूंगा, अप्रैल मई की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कहां जा चुकी है? IFF में जा चुकी है। क्या जब मैं अप्रैल में जून का रिटर्न फाइल करूंगा तो क्या वापस से तीनों महीने की डिटेल डालूंगा कि सिर्फ जून महीने की? लॉजिकल है, क्योंकि पहले 2 महीने की रिटर्न तो जा चुका है कहां पे? IFF। ठीक है, स्कीम का पूरा बतंगड़ हो जाता अगर लॉ मेकर बोलता कि अप्रैल मई जून के रिटर्न में वापस से तीनों महीने की क्या डालो? डिटेल डालो। तो हम बोलेंगे फिर IFF लाए क्यों? तो जो भी हमने IFF में पहले 2 महीने में डिटेल फर्निश कर दी है वह आपको वापस से अपलोड करने की जरूरत नहीं है। IFF में डिटेल कौन सी जाएगी सर? B2B इनवॉइसेस की डिटेल जाएगी। और लॉजिकली लिखना नहीं था पर फिर भी मैंने लिख के बताया है कि B2C की डिटेल आपका कब जाएगा? ऑलवेज कैसा जाएगा? क्योंकि B2C में तो ITC का लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, सब इधर ही ध्यान लगाना। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ये कौन सा फॉर्म वॉर्म है वो मैं आपको बाद में बताऊं। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। QRMP में पेमेंट कैसे करेंगे? रिटर्न तो गया ही नहीं। चलो आपके हिसाब से बताओ क्या करें। मतलब हमने ले लिया QRMP, सरकार को लॉ बनाना है, सरकार ने बोल दिया क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट करना है। भाई मुझे अप्रैल मई जून में क्या करना है? मंथली पेमेंट करना है। अप्रैल में भी पेमेंट करना है, मई में भी और जून में। कैसे करें? एक तो एस्टिमेट लगाने का तरीका क्या है? पुराना क्वार्टर। दूसरा सर एक्चुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो पर हिसाब तो लगा ही सकते हो। तो सरकार ने पेमेंट प्रोसेस, 2 पेमेंट प्रोसेस बताए। एक मेथड का नाम क्या है? फिक्स सम मेथड। फिक्स्ड सम मेथड में सरकार ने बोला एक काम करो, जो भी पिछले क्वार्टर में आपने टैक्स पे करा उसका 35% पे कर दो। कोई बता सकता है वाई ओनली 35%? वाई नॉट 40%? वाई नॉट 50%? हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, क्योंकि 3 पार्ट है। लॉ मेकर GST में कभी भी लॉ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता।
जब हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 33.33%। पर लॉ मेकर बोलता है यार या तो 30 लो, 30 40 लो, या तो अपर राउंड ऑफ करो। लॉ मेकर बोले एक काम करो, पहले तो ले लो कितना 35, फिर ले लो कितना 35, टोटल कितना आ गया। अब बचा कुचा आखिरी में ले लेना, जो भी एक्चुअल बेसिस पे रहेगा वो बचा कुचा आखिरी महीने के रिटर्न में ले लेना। इस मेथड को बोलते हैं हम क्या, फिक्स सम मेथड, जहां पे आपको एक अंदाजा लगाना है। अंदाजा कैसे सर? अंदाजा हम लगाएंगे हमारे प्रीसीडिंग क्वार्टर को देख के, क्योंकि पहले भी तो हमने रिटर्न फाइल करा होगा। तो अगर पहले हमारा रिटर्न क्वार्टरली फाइल होता था, क्यूआरएमपी के पहले रिटर्न कैसा फाइल होता था? क्वार्टरली। तो हमने बोला एक काम करना, 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश इन दी प्रीसीडिंग क्वार्टर। फिर एक बात बताओ, पहले रिटर्न मंथली फाइल होता था, तो जब मंथली फाइल हो रहा है तो हमको प्रीसीडिंग क्या लेना पड़ेगा? प्रीसीडिंग मंथ। ठीक है, अभी है ना, ध्यान से देखें आपका दिमाग कितना चल रहा है, सोच समझ के बताना। मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 2024 अप्रैल मई और जून, ठीक है। अब सर ये 2024 के पहले जनवरी फरवरी मार्च, मुझे क्यूआरएमपी यहां से लेना है। कब से लेना है सर आपको? अप्रैल से लेनी है आपको क्या? क्यूआरएमपी। दो मेथड, पहला मेथड मैंने आपको बता दिया कौन सा, आप सब मुझे बताना। मुझे राजा अप्रैल में पेमेंट करनी है, मैं बैठा हूं अपनी किताबें लेके, बैठा हूं अप्रैल में, मुझे क्या करनी है? पेमेंट। आप चार्टेड अकाउंटेंट से, मैं क्लाइंट हूं, आप मेरे से क्या डिटेल मांगोगे? क्या पुराना महीना या पुराना क्वार्टर पहले मेरे से पूछोगे तो सही ना, कि सर इसके पहले जो रिटर्न जाता था वो क्वार्टरली जाता था या मंथली? तो आप मेरे से पूछोगे कि सर एक बात बताओ, इसके पहले कैसे रिटर्न जाता था? तो मैंने बोला देख भाई, इसके पहले रिटर्न जाता था क्वार्टरली। तो तुम बोलोगे सर अच्छा पहले क्वार्टरली रिटर्न जाता था, मतलब जनवरी फरवरी मार्च का टोटल। अब आपने पूछा कि सर टोटल आपकी ई लाइबिलिटी कितनी थी, तो मैंने बोला देख भाई हमारी ई लाइबिलिटी थी 5 लाख। फिर तुम पूछोगे सर क्रेडिट कितना यूज करा, तो मैंने बोला देख बेटा क्रेडिट मैंने 2 लाख का यूज करा, मतलब मैंने कैश से कितनी पेमेंट करी? अब आप बताओ अप्रैल महीने में कितना पेमेंट करना है? 35% तो करना है, बट 35% किसका? 5 का, 2 का, कि 3 का? तभी तो आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हो, टू टैक्स पेड इन कैश। सर ये जब आपने बताया था तो इतना अच्छे से नहीं, तभी तो बताया नहीं बेटा। दिस इज 3 लाख, 5 लाख का नहीं, 3 लाख का। 3 लाख का कितना परसेंट? तो अप्रैल महीने में पेमेंट जाएगी कितना, फिर मई में भी कितनी? अब कोई बच्चा समझदारी करके ये मत करना कि 3 लाख में से 2-10 जा चुके, बचे कितने? ये वैसा ही है राजा कि हम उदयपुर में ट्रिप पे जा रहे हैं, अभी किसी को नहीं मालूम है क्या खर्चा लग रहा है। हमने बोला एक काम कर, ऑन एन एवरेज जब पिछली बार ट्रिप पे गए थे तो कितना, तो प्रेरक सर ने बोला पिछली बार कितना, 5,000। एक काम करो, अभी बच्चों से पूरे मत मांगो। सपोज करो 3 दिन का ट्रिप है, पहले दिन पे बच्चे से सिर्फ कितने मांगो? मैंने बोला एक काम करो, हमारे जीएसटी में भी ऐसा सिस्टम होता है, कितना मांगू? 35%। ठीक है, मांग लिए भाई 35, निकालो फटाफट से। 1750। अभी भी बच्चे के सामने मुंह मत खोलो, बेचारा घबरा जाएगा। सेकेंड डे पे भी क्या बोलो, अब कितने आ गए? अब देखो बच्चों ने क्या क्या करा है। अब बुलाओ बेटा देख, पिछली बार तो 5,000 हुए थे,
पर इस बार तेरी हरकतें नॉर्मल नहीं है। इस बार खर्चा आ गया कितना और तूने दिए कितने, तो अब और कितने दे दे। सर ऐसा है क्या सच्ची में, मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, मैंने आपको बताया QRMP स्कीम कैसा क्या। बोलो है समझ में? बच्चे सोच रहे होंगे सर आप नहीं चल रहे हो क्या, मतलब हमको क्यों डिसमोटिवेट कर रहे हो। ठीक है, तो थर्ड महीने में क्या रहेगा। माखन को ले चलो तो मैं सोचूंगा चलने का। ठीक है, पर राजा अगर हमारा प्रिसीडिंग क्वार्टरली ना होते होते प्रिसीडिंग क्या होता, मंथली, तो तुम मेरे से अप्रैल महीने में किसकी डिटेल मांगते। अगर मेरा प्रिसीडिंग टैक्स पीरियड क्या होता, मंथली, तो अब मुझसे कौन सी डिटेल मांगते, जनवरी की, फरवरी की कि मार्च की। और अब मेरे को बोलते हैं सर आप तो छोड़ो, आप तो बताओ मार्च में कितना। मैंने बोला भाई देख मार्च में ई लाइबिलिटी है 8 लाख, ई क्रेडिट है 2 लाख, अब बचा कितना, 6 लाख। इसका मतलब है अब 35% किसका, तो करो यार फटाफट से। ठीक है, और अब आपको रिटर्न तो फाइल नहीं करना पड़ता, पर आपको रफ वर्किंग अप्रैल की भी बनानी पड़ती। इसलिए बोलो ये टाइम पास स्कीम क्यों है। अब जब रफ वर्किंग बनाओगे ना, अप्रैल का महीना होगा, आपको वर्किंग तो बनानी पड़ेगी, फिर आओगे किधर। फिर अप्रैल और मई, जो भी अप्रैल मई और फिर आखिरी क्या रहेगा आपका, जून। ठीक है, तभी मैंने आपको बोला QRMP स्कीम कोई ज्यादा काम की नहीं है। बोलो क्लियर है क्या। तो हमारा मेथड कौन सा हुआ, पहला वाला फिक्स्ड सम मेथड। और फिक्स सम मेथड में सर देखो ध्यान से देखना ये एग्जांपल। सपोज करो अप्रैल से जून के क्वार्टर में हमने CGST 10, SGST 10, IGST 10 और सेस कितना है 1। अब बैलेंस इन ई कैश क्रेडिट लेजर 3 3 3 और 0। आपको कुछ नहीं करना भाई, कितनी लाइबिलिटी आपने कैश में पे करी है, कितनी पे करी, 10। इसका कितना परसेंट, 35, कितना हुआ 3.5। अब भाई मैं 3.5 क्यों पे करूं, मेरे पास ई क्रेडिट और कैश में कितना पैसा पड़ा है, 3 तो पड़ा है ना, तो मैं 3.5 में से क्या माइनस कर दूंगा, कितना आ गया 0.5। इसको मैं मेरे एग्जाम्पल में बोलूं तो भाई 1,05,000 में मुझे एक बात बताओ, अगर 1 लाख रुपए ऑलरेडी ई क्रेडिट लेजर में पड़ा है, तो भाई मेरे पास 1 लाख, अगर ये तो हो गया, ये अलग है, नए महीने की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, नए महीने की बात, ये 2 लाख से कंफ्यूज मत हो, मैं नए महीने की बात कर रहा हूं। तो नए महीने में सपोज करो 1 लाख का ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा है, तो मैं कितना पे करूंगा, 5। ठीक है, तो राजा 10 का कितना परसेंट, 35, माइनस कर देना क्या, बचा कितना 0.5। फिर वापस से 10 का 35% -3 कितना बचा 0.5। फिर 10 का 35% -3 0.5। फिर 1 का 35% और इसका तो कुछ आपके पास क्रेडिट है ही नहीं, तो कितना बचेगा 2 मिनट, 3.5 नहीं 0.35। बोलो क्लियर है, आराम से सोच लो, कोई डाउट नहीं है तो डाउट बनाने का सोचो। अरे यार 1 × 35% 0.35 तो होगा। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या। ठीक है सर, ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, फिक्स सम मेथड। अच्छा सर एक बात बताओ, ये वाला मेथड कौन सा है, सेल्फ असेसमेंट मेथड। भाई सेल्फ असेसमेंट मेथड में आपको कुछ भी नहीं करना है, आप हर महीने का अपना अपना अलग से निकालो। मतलब अप्रैल का अलग निकालो, मई का अलग निकालो और जून का अलग। क्या यहाँ पे 35% करना है, फिर यहाँ पे क्यों करोगे। तो सेल्फ असेसमेंट मेथड में आपको रफ में क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग। तो जब क्लाइंट आएगा हम क्लाइंट से पूछेंगे कि क्लाइंट एक बात बताओ, अप्रैल में कितनी क्या सेल हुई है,
कितनी क्या परचेस हुई है, कितना आईटीसी बन रहा है, माइनस करके हम अप्रैल में क्या कर देंगे। सर टाइम पास ही हो गया ना, आप रिटर्न तो फाइल करा नहीं रहे हो, पर वर्किंग तो पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बिना वर्किंग के मालूम कैसे पड़ेगा कितना क्या टैक्स का पेमेंट है। और मई में भी फिर क्या करूं, और फिर जून में अभी रुक जाओ, जून में तीनों क्वार्टर का। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या। सर एक चीज बताओ, क्या दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। हाँ भाई, दोनों में से कोई सा भी मेथड आप ऑप्ट इन कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताना, इसमें टाइम लिमिट देखो कैसी है। जीएसटीआर 3B की इन्होंने दो टाइम लिमिट रखी है, 24 और 22। ये सारी स्टेट में कौन सी तारीख, और बाकी में गिनती। मतलब फुल रोस्ट करना हो ना अगर जीएसटी डिपार्टमेंट को, एक स्कीम पकड़ो क्या, क्यूआरएम। क्या मजाक है। एक तो तुम्हारी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, उसमें तुमने बोला रिटर्न क्वार्टरली भरो, पर आईएफएफ में डिटेल जरूर दिखाना। भाई रिटर्न क्वार्टरली जा रहा है, आईएफएफ में डिटेल तो जा ही रही है, एज गुड एज वो रिटर्न ही हो गया। अरे नहीं नहीं, कहां हुआ, B2C की डिटेल तो आज भी क्या जा रही है। तो भाई B2C में कौन सी इतनी सारी डिटेल जाती है, उसमें तो सिर्फ डालना ही क्या पड़ता है, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स। फिर हमने बोला और बोलो मंथली पेमेंट कैसे करेंगे, तो उन्होंने बोला देखो मंथली पेमेंट में हमारे पास दो चीजें, एक तो सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट में कुछ मत करो, जो आप नॉर्मल वर्किंग कर रहे हो वही करो। आपको अप्रैल का इतना टैक्स पेमेंट लेस आईटीसी पे कर देना, मई का इतना लेस आईटीसी पे कर देना। हमने बोला दूसरा, बोले एक काम करो पुराने को बेस मानो। अगर पुराना क्वार्टर आपका, पुराना टैक्स पीरियड अगर क्वार्टर था तो 35 और एक्चुअल, पर अगर मंथ था तो मार्च महीने का फॉर अप्रैल, अप्रैल महीने का फॉर मई। और एक और अब टाइम पास की जो हद होती है ना, वो इन्होंने ये करी कि ये जो स्टेट है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहां पे तारीख क्या, और अदर में क्या, एमपी में क्या। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उदयपुर, उदयपुर नहीं सॉरी, तो सर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अरे वाह कुछ दिन तो गुजारो हमारे राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, एपी, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ सब पे बिल्कुल कितनी तारीख है, और यहाँ पे 22। नॉर्मल जीएसटी 3B की तारीख होती है 20। अगर मैं नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड हूं तो कौन सी, 20, या तो 20, 22, 24। नॉर्मल, जिसने क्यूआरएमपी नहीं ली है, और जिसने क्यूआरएमपी ली है, ठीक है। 24 किन के लिए सर, 24 इज फॉर नॉर्थ, सर ये नाम याद रखने क्या, बिल्कुल याद मत रखना, वो बस ऐसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ऑटोमेटिकली ये सब चीजें ध्यान रखना, ठीक है। हाँ छोटे छोटे, पंजाब सिद्धू बाजी नाराज हो जाएंगे, इसलिए पंजाब 24, ठीक है। राजस्थान उदयपुर वाले नाराज हो जाएंगे, क्या 24। चलो 2 मिनट देखने दो क्या क्या हो गया क्यूआरएमपी में, ठीक है ठीक है। मैं कराऊंगा, मैं भेजूंगा, मैं से क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 मिनट रुक जा, है ना, मैं कराऊंगा, बस 2 मिनट रुक जा। अच्छा हाँ, एक बात मुझे बताना, सोच समझ के बताना राजा,
इन्होंने बोला हमको 10 का कितना भरना है, 3.5। अगर मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस ई कैश और ई क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है तो क्या मुझे कुछ भी पे करने की जरूरत है, कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। बस एक ये अच्छी बात है क्यूआरएमपी की कि अगर सर हमने ये तो कर लिया कि पुराने क्वार्टर में, पर सपोज करो 10 का कितना पेमेंट करना है, 3.5, मेरे पास अच्छा खासा बैलेंस पड़ा, मेरे पास 10 का पड़ा हुआ है क्रेडिट, तो जब मेरे पास ई क्रेडिट लेजर पड़ा हुआ है मेरे को कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई, ये बात हो गई। अब सुनो ध्यान से, एक हो गया कौन सा रिटर्न, GSTR 1, और एक है हमारा कौन सा, GSTR 3। हमने 3B की तारीख तो देख ली, अब किसकी तारीख बची है, 1। सर 1 की तारीख क्या है, 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ का मतलब समझ जाओ कि सर 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ का मतलब ये नहीं होता कि अप्रैल मई जून, क्योंकि रिटर्न ही कैसा जा रहा है, क्वार्टरली। तो अब क्वार्टरली रिटर्न जा रहा है अप्रैल मई जून 13। ठीक है, और सर एक बात बताओ IFF, तो IFF का भी ऐसा ही है कि 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मतलब अप्रैल महीने का IFF कब जाएगा, 13 मई। मई का IFF कब जाएगा, 13 जून। ठीक है सर, ये पेमेंट की तारीख क्या रहती है, पेमेंट आपको करना रहेगा कब, 25th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ये क्वार्टरली बात कर रहा हूं मैं, कौन सी बात कर रहा हूं, क्वार्टरली। एक हो गई 22 तारीख, एक हो गई कौन सी, 24 तारीख, और ये सारी बातें किसकी चल रही है हमारी, क्वार्टर। तो 25th ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब है सुनो ध्यान से, अप्रैल का पेमेंट कब जाएगा, 22 या 24, एज द केस में भी। सपोज करो हम MP में, तो अप्रैल का जाएगा हमारा 22 मई, मई का कब जाएगा, 22 जून। अब जून का जुलाई मत बोलना, क्योंकि अब तो अप्रैल में जून का क्या जाएगा, रिटर्न जाएगा, और जब अब अप्रैल में जून का रिटर्न जाएगा तो अब पेमेंट कब जाएगा। ठीक है, बड़ी टाइम पास की, इतनी तारीखों में मत उलझना। ठीक है, इतनी तारीखों में मत उलझना, वो आपसे नहीं पूछेंगे इतना सब। ठीक है, पर इसलिए मैंने आपको बहुत ही ज्यादा क्या है ये टाइम पास की। ठीक है, तो अलग अलग है यार, क्वार्टर का अलग ध्यान रखना है, फिर उनका मंथली का अलग ध्यान रखना है, IFF का आपको अलग ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इंस्टीट्यूट का आया हुआ है। आ जाओ फटाफट से बी वाले क्वेश्चन। ये जब जब आया था ना, ये शुरू में जब क्यूआरएम पे आया था तो इन्होंने सड़ा सा क्वेश्चन भेजा था क्यूआरएमपी का। बताना भाई, आप सब बताना। सुमित सुमित सुमित, अच्छा आपको बोल रहा है क्या करना है, गाइड। देखो गाइडेंस भी किससे मांग रहा है, चलो कोई, प्लीज गाइड टू मिस्टर सुमित है पंजाब में इन दी मंथ ऑफ मई ही डिसाइड टू अप्लाई फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। ठीक है, मई में डिसाइड करा है, और भाई साहब ने रिटर्न फाइल नहीं करे मई और जून के। भाई जो ड्यू रिटर्न है मई वाला, वो रिटर्न तो आपको क्या करने पड़ेंगे, फाइल करने पड़ेंगे। ठीक है सर, कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्यूआरएमपी, और एक और क्या बोला है, मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम। वो मैनर याद है, 2 महीने पहले, 1 महीने बाद, ये 3 मार्क्स का बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था। अब देखो कंडीशन रिस्ट्रिक्शन, वही सिंपल सी बात, इसका कोई ऐसा सॉलिड आंसर नहीं है कि क्या कंडीशन है, वही कंडीशन है भाई, पिछले साल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़, करंट में कितना होना चाहिए, 5 करोड़। तब तक आप क्या ले सकते हो, क्यूआरएमपी। सर पुराने जितने भी उस डेट तक ड्यू रिटर्न है, वो सारे ड्यू रिटर्न क्या होने चाहिए, फाइल होने चाहिए। क्या हर क्वार्टर बताने की जरूरत है, कोई बताने की आपको जरूरत नहीं है। एक बार आपने ऑप्ट इन कर लिया तो अगले क्वार्टर्स में भी क्या हो जाएगा, ऑप्ट इन हो जाएगा। दूसरा, कैसे एक्सरसाइज करना है, ये अभी तो सिखाया, फ्रॉम दी, देखो लिखने का तरीका,
फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ टिल द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर सिंपल सादा भी लिखोगे ना तो 3 में से 3 नंबर है, बिल्कुल 3 में से 3 इंस्टीट्यूट के आंसर हैं ये। मेरे पास सजेस्टेड आंसर्स की कॉपी पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा कभी, बिल्कुल कट टू कट लिखा है, कोई कचरा नहीं लिखा है, पूरे नंबर, 5 में से 5 नंबर, 8 में से 8 नंबर। इंस्टीट्यूट नंबर तब काटता है जब लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो, जब कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट की दिक्कत है ना। और सपोज करो आपने यहाँ पे 5 करोड़ में 6 करोड़ लिखा, सारे पॉइंट सही, 0 नंबर मिलेंगे। आप लैंग्वेज में मत जाओ, लैंग्वेज तो क्या सिंपल, कितना शॉर्ट और कितना सही आंसर है कि एनुअल टर्नओवर वो भी लिखा हुआ है कैसा, पैन बेस्ड, क्योंकि टर्नओवर तो पैन बेस्ड रहेगा, पर क्यूआरएमपी स्कीम कैसी रहेगी, जीएसटीएन वाइज। एक पॉइंट हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि क्यूआरएमपी स्कीम इज व्हाट, जीएसटीएन वाइज। इनफैक्ट कुछ कुछ बच्चों ने सिर्फ इतना लिखा कि 5 करोड़ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में और ड्यू मंथ का रिटर्न फाइल हो, और एक और लिख दिया फर्स्ट डे, उनको भी 3 में से कितने मिले, 3 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कुछ नहीं आता है, हम ऑलरेडी हाई लेवल का पढ़ते हैं, बट आपको घर पे रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं रिवाइज करेंगे तो भूलते जाएंगे चीजें, फिर चीजें भूलते जाएंगे तो फिर, अब देखो ये बी वाला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, आपके पेपर का क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली पेपर निकाल के खुला है, बताओ इसका आंसर देखें कितना याद है। याद है कि 50,000 की लिमिट नहीं चेक करेंगे अगर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। 1-2 लाइन में आंसर लिखा होगा, पढ़ लो क्या है। बहुत कुछ लिख दिया, क्या लिखा है, गुड्स आर, नॉर्मल इंग्लिश होते हैं ना, नॉर्मल बेसिक इंग्लिश, कि वेयर द गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। इंट्रा स्टेट सब ट्रांसफर है तो कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000, और अगर इंटर स्टेट है तो आपको वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बुल्लू समझ में आया। ठीक है, प्लीज टाइम टू टाइम पुराना रिवाइज, ठीक है, पुराना रिवाइज नहीं करेंगे तो अपन अब भूलते जाएंगे। अब है ना, आप ये मत समझना कि बहुत ज्यादा टाइम बचा है, क्योंकि आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताओ यार, अपनी इतनी सारी क्लासेस अभी नहीं हुई है, जो भी रीजन, आपको भी मालूम है हमारी क्लासेस अभी तक नहीं हुई है। अल्टीमेटली पेपर आपका है, अल्टीमेटली इट इज यू दैट इज गोइंग टू पास इन सीए फाइनल, और जो सीए फाइनल आर्टिकलशिप में जाएगा इंटर पास करने के बाद आप ही हो अल्टीमेटली। आखिरी में आप नेम गेम ये मत खेलना, यार ये फैकल्टी के फलाना का कोर्स नहीं हुआ था, ये फलाना ने ये नहीं पढ़ाया था, इसने ये नहीं पढ़ाया था। अल्टीमेटली यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। आपके आईसीआई के रिजल्ट में ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि इस फैकल्टी ने ये नहीं करा है, इस फैकल्टी ने ये नहीं करा है, इसने ये नहीं करा है। जिसका जो कुछ बचा कुचा है, जो कुछ बचा है, अगर नहीं तो खुद से करना शुरू करो, यू हैव टू पास। ठीक है, देखो अपन तो दुख दर्द वाले इंसान है, अपन खुद इंटर में फेल हुए तो हमारा विजन ही ये है कि कोई फेल ना हो, तभी मैं इतने एफर्ट डालता हूँ। मतलब मेरे नंबर कितने, 50। बाकी फैकल्टी मेरे को बोलते हैं, बोले सब पागल वागल हो गया, 50 नंबर में इतना पढ़ा रहे हो, मतलब बस पढ़ाना है। 50 नंबर में मेरे को तो उन्होंने सिर्फ 60-70 क्लासेस मेरे को कोर्स खत्म करना रहता है, बट मुझे चलाना है इसको 100-110, एक बार रिवाइज कराऊं, 2 बार और कराऊं। ये अल्टीमेटली मुझे क्या आपको पास कराना है, बट आप सिर्फ जीएसटी से पास नहीं होगे, दूसरे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो भी क्लासेस जो भी पेंडिंग है, एक डेट बनाओ। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी जिस सिचुएशन में आप हो, एक डेट आप बना दो 31 अगस्त, ये फाइनल डेट होना चाहिए, और इस डेट पे 2 मिनट तो दो, इस फाइनल डेट पे आपका पूरा कोर्स वोर्स हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर 4 महीने आप रिवीजन के लिए रखो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है कल।